अगेन सरहज़र इज़ हियर। और जो अभी रिसेंटली जो बात हुई थी स्टूडेंट से कि मतलब सर कोई ऐसी मतलब जो है वो आप जो है मतलब स्लाइड लेक्चर डालेंगे जिसमें हमें हाइपोथेसिस की जो बिल्डिंग है उसकी टेस्टिंग जो है उससे मुतालिक जो है मतलब रिगार्डिंग दैट हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मैसर आए। सो मैंने फिर एक काम यही किया कि मतलब एक ऐसी मैंने ये बनाई स्लाइड कि जिसमें हाइपोथेसिस बिल्डिंग और टेस्टिंग जो है उसे हम जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसको क्लियर करें। और मोस्टली द मिसकॉन्सेप्ट्स और मिसकॉन्सेप्शंस रिलेटिंग टू हाइपोथेसिस बिल्डिंग एंड द टेस्टिंग, तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे उस मामले को। तो अच्छा, एक चीज़ ये कि मतलब द वे यू आर डूइंग योर वर्क ऑन योर साइनॉप्सिस, स्पेशली योर प्रोजेक्ट, चाहिए जो भी आपने टॉपिक टाइटल जो सेलेक्ट किए थे और आपको सिलेक्शन की गई थी आपके टॉपिक टाइटल की, सो वट एवर यू आर डूइंग, सही है। तो make your hypothesis but don't make your statistical measures, or don't try to mention the statistical measures that you will apply on your hypothesis testing, सही है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। और अभी सिर्फ आप जो है वो अपनी हाइपोथेसिस बिल्ड करें और उसकी टेस्टिंग जो है वो आपको खुद ही मतलब पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ मेजर विल बी अप्लाइड ऑन दीज हाइपोथेसिस, स्पेशली जब आप अपनी स्टैटिस्टिकल जो मेजर्स जो हैं जब आप वो मतलब उसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स किस तरह अप्लाई होगी और स्टैटिस्टिकल मेजर्स कैसे अप्लाई होंगे, सही है। तो अपनी जो है वो मतलब लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस शॉर्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ तीन ही हमारे कंटेंट्स हैं। दीज थ्री कंटेंट्स आर टिप्स ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, सही है। और उन टिप्स को जो है वो ज़्यादा वी विल गिव आवर इन्फ्लुएंस के इफ दीज टिप्स कैन हेल्प अस इन बिल्डिंग मोर एंड स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस, ओके। Then the role of variables in hypothesis testing, why variables are so necessary, why a variable hold a significance in testing the hypothesis, and the third is types of variables. So we will discuss these three contents in our short lecture here today. So let's start with the tips. First of all, what is hypothesis? You knew that the hypotheses are your pre जिसको हम कहते हैं कि step before you conduct an experiment on your research objective, okay. So in hypothesis you benchmark your research objectives, what you have to do and what you are about to do in your research project, स्पेशली जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सही है। they are considered as the grassroot of research. Without hypothesis you cannot conduct a research more scientifically. Remember that scientific research always have a hypothesis. Remember that it's a process of scientific calculation and scientific experimentation. So हमें भी hypothesis जो है, सही है, वो बनाना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि they have a interdependent ability with data, because all of your hypotheses are interdependent to the availability and the provision of data. If your data is available very easily from various sources, so there will be no problem in testing your hypothesis. तो एक तो टिप्स ये भी है कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। दे आर द प्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च टॉपिक बिफोर एक्सपेरिमेंटेशन, सही है। और जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटेशन, एज यू आर डीलिंग विद द सोशल साइंसेज एक्सपेरिमेंट्स एंड सोशल साइंस, जिसको हम कहते हैं कि रिसर्च टेक्निक्स। तो सोशल साइंसेज की रिसर्च टेक्निक्स जो हैं वो नेचुरल साइंस से बहुत डिफरेंट है, because you do not have a proper apparatus to test your hypothesis. So जाहिर सी बात है इसमें हमें we have to very so much cautious with our hypothesis making, okay. So whatever the hypothesis you are making, they must be having an ability to be interdependent with your data.
तो ये if the data is available for your research project, it means you can test your hypothesis very easily. Okay, then before creating your hypothesis, before building your hypothesis, first of all benchmark all the existing problem into testable questions. Okay, it means that whatever you are working, इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड और उस जिसको हम कहते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करने हैं सबसे पहले। सही है, क्योंकि वही रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हाइपोथेसिस बिल्डिंग में मदद देंगे। सही है। सेकेंडली, प्रॉब्लम जो है वो रिलेट करनी चाहिए, वॉट एवर द प्रॉब्लम देयर इज, वो हमेशा रिलेट करे आपके रिसर्च हाइपोथेसिस से। और हाइपोथेसिस टू प्रॉब्लम, ये आप यूँ समझ लें कि हाइपोथेसिस मस्ट बी इंडिपेंडेंट रिलेटेड विद योर प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम कुछ और डिफाइन हो रही है और हाइपोथेसिस कुछ और मतलब कंडक्ट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट। सही है, तो ऐसा हरगिज ना हो। सही है ना, प्रॉब्लम जो है वही, अभी मैं इसको आगे भी बहुत क्लियर करूंगा कुछ मिसालें देकर। सही है, तो जैसे कि अब इसमें हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट द टाइटल ऑफ रिसर्च विद हाइपोथेसिस, योर टाइटल ऑफ रिसर्च मस्ट मैच विद योर हाइपोथेसिस। ओके, और at least your title of research suggested about your hypothesis, that what should be your hypothesis, सही है, on what hypothesis you will be working on and how you will test them. Okay, once you have made the hypothesis, it is very easy to test them with any statistical measure that you want to apply. Okay, तो अब हम next है वो चलते हैं some tips that how to build the strong hypothesis for your research project. सही है, तो देखें एक पहली टिप तो आप यहाँ देख ही रहे हैं। सही है, सिलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। हमने पहले ही पीछे पढ़ लिया कि योर हाइपोथेसिस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन योर डेटा अवेलेबिलिटी। सही है, द मोर सफिशिएंट डेटा इज अवेलेबल इन डिफरेंट सोर्सेज। सही है, द मोस्ट जिसको हम कहते हैं कि टेस्टेबल योर हाइपोथेसिस विल बी। सही है, फिर इसके बाद सोर्सेज ऑफ डेटा इंक्लूड द डेटा दैट यू कैन पिक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मस्ट बी फ्रॉम आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस, बुक्स एंड न्यूज़लेटर्स। सही है, इंटरनेट सर्फिंग इज ऑल्सो जिसको हम कहते हैं कि इट इज ऑल्सो मतलब इसको हम कहेंगे कि इट इज ऑल्सो हैविंग अ सिग्निफिकेंस रोल इन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, लेकिन ड्यू टू जिसको हम कहते हैं कि अनऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। सही है, बेहतर यही है कि मतलब आप आर्टिकल्स, रिसर्च पब्लिकेशंस जो हैं, बुक्स हैं या न्यूज़लेटर्स हैं, वहाँ से आप डेटा जो है उसको गैदर करें। सही है, और उसी डेटा पे आप काम करें, क्योंकि डेटा की ऑथेंटिसिटी जो है, सही है, इट रियली डज मैटर। सही है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो एक और चीज़ है उसे हम कहते हैं प्लेगरिज्म। सही है, सो always whenever you are using any data, any secondary data from any source, articles, publication, books or newsletter, sahi hai, always try to write things in your own words, in your own expression. Okay, don't copy things from the sources, because it is a जिसको हम कहते हैं कि ये एक प्लेगरिज्म जो है, ये एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक इट्स लाइक अ सिन। ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का इतना जो हम कहते हैं कि स्कॉलेटिक वर्क जो है आप जो है उसको कॉपी कर रहे हैं और उसे आप अपने नाम से पेश कर रहे हैं, तो ये एक तरह से गुनाह भी है और जुर्म भी है। सही है, इट्स अ ऑफेंस। सही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सही है, अब ऑथेंटिक डेटा क्या है? सही है, ऑथेंटिक डेटा से मुराद, सही है, ऑथेंटिक टेस्टिंग और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि ऐसा डेटा जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आपकी मदद करे। सही है, यू कैन गैदर डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सही है, अब आपको पता है कि डेटा गैदरिंग की दो ही सोर्सेज होती हैं, प्राइमरी सोर्स है और एक सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो आपके हाथ में खुद हैं, दैट यू कैन गैदर डेटा थ्रू क्वेश्चनियर्स, सर्वेज एंड सैम्पलिंग। सही है, ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो क्वेश्चनियर इस्तेमाल होते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। सही है, इन क्वेश्चनियर्स को डिज़ाइन किया जाता है और इसकी मदद से जो है ऑथेंटिक डेटा जो है वो हासिल कर लिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हैं तो इसमें रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं, सही है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं,
सही है, जिनसे आपने रिस्पॉन्स लेना है अपने रिसर्च क्वेश्चंस पर, और ख़ास तौर पे ऐसा डेटा जो कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में आपकी मदद कर सके। सही है, द रिस्पॉन्डेंट्स मस्ट बी वेरी, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से मतलब स्पेसिफिक रिस्पॉन्डेंट्स होने चाहिए, और जो है वो आपके जो क्वेश्चनेयर है और जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उस कैटेगरी से मैच करने चाहिए। सही है, बाज़ औक़ात ये होता है कि विद योर पर्सनल सर्वेज यू कलेक्ट डेटा। सही है, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। सही है, लेकिन कहाँ कहाँ काम आती है, जहाँ मतलब क्वेश्चनेयर्स के थ्रू डेटा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ यू कंडक्ट पर्सनल सर्वेज, इंटरव्यूज़। सही है, और फिर सैम्पलिंग भी आप कर रहे होते हैं। सही है, उसी में से आप अपने सैंपल जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं और उसी के मुताबिक फिर अपने हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे होते हैं। सही है, तो ये सब जब आप स्टैटिस्टिकल मेजर्स पढ़ेंगे, सही है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जनाब क्वेश्चनेयर, सर्वेज और सैम्पलिंग्स जो होती हैं, ये मेथड्स कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे होते हैं, कहाँ इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं, एट विच इंस्टेंट, एट विच ओकेजन वी कैन यूज देम। ओके, इसके बाद जो वेरिएबल्स हैं, सही है, उसकी रिलेशन इस तरह आपने बयान करनी है अपने हाइपोथेसिस में कि वो टेस्टेबल बन जाए। सही है, मतलब यानी कि ये कि डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो या इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट हो, व्हाटएवर इट इज। सही है, यहाँ मैंने नोट में आपको एक बात ये कही है कि क्वालिटेटिव डेटा जो होता है, सही है, उसमें वेरिएबल डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। सही है, अगर आपका रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव नेचर का है, सही है, तो थ्रू सेकेंडरी सोर्सेज आप अपनी जो भी हाइपोथेसिस है उसको जो है वो मतलब रिव्यू भी कर सकते हैं, और उसी की मदद से आप अपने कंक्लूजन्स जो हैं, जो इन्फ्रेंसेस हैं, सही है, उन्हें भी ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, अगर सिर्फ क्वालिटेटिव आपको मतलब नेचर है रिसर्च का। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव नेचर आ गया रिसर्च का, तो आपको मतलब जाहिर सी बात है फिर जो सेकेंडरी सोर्सेज एंड एज वेल एज प्राइमरी सोर्सेज दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू कैन, जिसको हम कहते हैं कि कैरी ऑन एंड कंडक्ट द टेस्टिंग ऑन योर हाइपोथेसिस। सही है, तो ये टिप्स हैं, सही है, जिनको आपने जो है मतलब अपने जहन में रखना है व्हेन एवर यू आर बिल्डिंग द हाइपोथेसिस, एंड स्पेशली द रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। सही है, इट मस्ट बी डिफाइंड। सही है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं जिनकी मदद से हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपने हाइपोथेसिस पे, सही है, उनकी आपस में कोरिलेशन क्या है। सही है, और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स का जो मेजर है कोरिलेशन का, सही है, वो ज़्यादातर आपके हाइपोथेसिस में टेस्ट में जो है इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली सोशल साइंसेज में। सही, दूसरे मेजर्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब देखेंगे इसकी मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, ट्रुथफुलनेस इज ड्यू टू नेस्टिंग। आपने जो भी बनाया होगा, आप देखें इसमें दो वेरिएबल हमारे पास हैं। सही है, द फर्स्ट वन इज ट्रुथफुलनेस एंड द सेकंड वन इज नेस्टिंग। सही है, नेस्टिंग का मतलब होता है तरबियत। सही है, और ट्रुथफुलनेस सच बोलने की काबिलियत। सही है, तो अब पहला वेरिएबल वन ट्रुथफुलनेस है और दूसरा वेरिएबल जो है हमारा नेस्टिंग है। सही है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें जो इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल है वो नेस्टिंग है, यानी कि इसमें चेंज जो भी होगा वो चेंज इसे इफेक्ट करेगा। सही है, यानी कि ट्रुथफुलनेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेस्टिंग, यानी कि जो ये दोनों हैं ये आपस में डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट जो है वो रिलेशन रखते हैं हाइपोथेसिस। सही, अच्छा, वेरिएबल दैट हैव कंसिस्टेंट चेंज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल में कंसिस्टेंट चेंज आता रहे, उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहे, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। सही है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आते हैं उससे मुतासिर होता है, उससे अफेक्टेड होता है। सही है, फिर इसके बाद ट्रेनिंग, जैसे हमने दूसरा एक हाइपोथेसिस बनाया, ट्रेनिंग नीड्स इवेल्युएशन। सही है, तो अब इसमें हमारा पहला जो वेरिएबल है वो है ट्रेनिंग, दूसरा हमारा वेरिएबल इवेल्युएशन है, और आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कोरिलेटेड नहीं है। तो इस हिसाब से इनकी जो रिलेशन है एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट है, दोनों ही चेंज हो सकते हैं। सही है, दोनों में ही कोई चेंज आ सकता है। सही है, तो अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट ज़्यादा बेहतर था। सही है, इवेल्युएशन जो है वो उसकी मदद से हम ट्रेनिंग को कंडक्ट नहीं कर सकते, रिमेंबर दैट। सही है, हाँ ये है कि ट्रेनिंग रिजल्ट्स नीड्स इवेल्युएशन। सही है, तो फिर ये डिपेंडेंट बन जाता। सही है, तो दोनों वेरिएबल जो हैं वो साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हैं
इसमें चेंज अकर कर सकता है। सही है, तो ये बात याद रखिएगा। सही है कि हाइपोथेसिस जब आप बिल्ड कर रहे हो तो उसमें आपने उसकी रिलेशन को बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देनी है, उसके ऊपर जोर देना है। सही है, तभी आप हाइपोथेसिस टेस्ट करने के काबिल हो सकेंगे। सही, अब हम जो है वो ये करते हैं कि अब हमने ये जो पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि जनाब जो वेरिएबल्स हैं उनके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है वो मतलब क्या जो हम कहते हैं कि रोल होता है। सही है, तो पहले तो रोल ऑफ वेरिएबल पढ़ लेते हैं। सही है, वेरिएबल्स आर ऑलवेज टेस्टिंग सैंपल्स फॉर हाइपोथेसिस, रिमेंबर दैट। सही है, अगर वेरिएबल डेफिनेशन नहीं होगी सही तो हाइपोथेसिस भी टेस्ट नहीं हो सकते, ये बात हमने जहन में रखेगा। इस वजह से हमने यहाँ पर ये बनाया है इक्वेशन, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू स्टैटिस्टिकल मेजर वेरिफिकेशन। सही है, अगर हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो खुद ब खुद ही हमें पता चल जाएगा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर जो है सही है वो उस पर अप्लाई होगा। सही है, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैज कोरिलेशन बिटवीन ईच अदर। सही है, जब दो वेरिएबल आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं यानी कि उसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। सही है, तो दोनों में जो है वो कोरिलेशन का मेजर जो है वो अप्लाई होता है। इससे पता ये चलता है हाउ दे गेट अफेक्टेड विद द मेजर चेंज। जब कोई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आता है, मेजर चेंज आता है, तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या फर्क पड़ रहा होता है। तो देखें जैसे यहाँ पे वही एग्जांपल हमने ली, ट्रूथफुलनेस इज ड्यू टू नेस्टिंग, तो इसमें कोरिलेशन मेजर जो है वो अप्लाई हो रहा है और इसमें ये पता चल रहा है कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ जो एसोसिएशन जो है सही है इन हाइपोथेसिस पास करने के लिए वो कितनी आनी चाहिए। अगर इनकी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग आती है, वेरी स्ट्रॉन्ग आती है, तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस हमारे जो है वो पास हो रहे हैं। सही है, और जो है वो जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे अप्रूव्ड हाइपोथेसिस हैं H1। सही है, जैसे हम H1 कहते हैं। HO जो होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है हमारे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गए हैं। सही है, तो वो इस वजह से होता है कि जनाब उनके दरमियान जो स्ट्रेंथ जो कोरिलेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ जो हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि वीक होती है। सही है, और जिसको हम कहते हैं कि जीरो के बराबर हमारे पास वैल्यू आती है अगर उनकी वो स्ट्रेंथ की, तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारे नल हाइपोथेसिस होते हैं। उसमें फिर हम जो है हमारा जो हाइपोथेसिस होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। मीन्स जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो हाइपोथेसिस हमारे वो खातिर खार जो है वो जवाब नहीं आया जो हाइपोथेसिस हमने बिल्ड किया था। सही है, तो हाइपोथेसिस जब आप बिल्ड करते हैं तो एक होता है H1 जो होता है वो आपका जो है वो हाइपोथेसिस जिसे आपने प्रूव करना है। सही है, और एक और हाइपोथेसिस मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको मतलब याद रहे, कहीं ये ना हो कि जहन से ही निकल जाए। सही है, एक H1 होता है आपका। सही है, ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस है। सही है, ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस है यानी कि यही आपने टेस्ट करने। और HO जो है जो आप लिखते हैं सही है, ये हमेशा रिजेक्ट हाइपोथेसिस समझा जाता है। यानी कि जो आपने असल हाइपोथेसिस जो बिल्ड किया, मिसाल के तौर पे हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं लेजर पॉइंटर से कि ट्रूथफुलनेस जो है वो नेस्टिंग से रिलेट करता है, तो दिस इज आर H1। अब इसका HO क्या हो जाएगा, ट्रूथफुलनेस इज नॉट ड्यू टू नेस्टिंग, ये HO हो गया इसका। सही है, ये नल हाइपोथेसिस है। अब जो हमारे पास रिजल्ट आता है यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जो आती है अगर वो बहुत ही वीक आई, सही है, तो इसका मतलब है वो नल हाइपोथेसिस है यानी कि वो पास नहीं हो सकेगा। सही है, तो ये चीज़ हमेशा जो है वो याद रखिएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि रोल ऑफ वेरिएबल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ये देख लें कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और थॉरोली डिस्कस कर लेते हैं। सही है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कंसिस्टेंट चेंज इन इट डज नॉट हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन अदर। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो दोनों में जो चेंज है वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा नहीं ला सकेंगे, इस वजह से कि वो फ्री डिपेंडेबिलिटी रखते हैं, अपने आप पर ही डिपेंडेंट। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि कलर ऑफ हेयर डज नॉट हैव अ इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी, अगर इंसान का जो हेयर कलर है सही है वो उसकी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट नहीं रखता तो ये इंडिपेंडेंट है।
सही है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, कंसिस्टेंट जो वेरिएशन उनमें आती है इंटरडिपेंडेंट वैल्यूज में हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन इट, सही है। जो उनकी वैल्यूज में कंसिस्टेंट वेरिएशन आती है वो डीप इम्पैक्ट डालती है डिपेंडेबल वेरिएबल्स में, सही है। डिपेंडेबल वेरिएबल कभी भी अपने आप को खुद चेंज नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है उसके मुताबिक वो चेंज होता है, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट होता है, सही है। अब इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि स्किन एजिंग जो है उसका डीपर इम्पैक्ट है ऑन द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, सही है। तो अब बात वही है कि जनाब जैसी स्किन जो है वो मतलब आपकी मतलब रफ होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है दैट इट इज़ द साइन ऑफ एजिंग। तो वो फिर एजिंग का जो हम कहते हैं इम्पैक्ट जो है वो मालूम हो रहा होता है, आइडेंटिटी शो हो रही होती है, द पर्सन इज गेटिंग ओल्ड डे बाय डे ड्यू टू द रफनेस ऑफ हिज और हर स्किन, ओके। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि दिस लेक्चर इज़ ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स ऑफ PU who are keen to have a clear understanding of research and its applications। तो इसी वजह से मैंने इसको जो है वो मतलब रिकॉर्ड किया, ताकि ये है कि मतलब उनको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सके, सही है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आस्क मी, सही है। तो उसके भी आपको जवाब मिलेगा, कोई मसला नहीं है। यू आर स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद मी एंड आई विल फील प्राउड टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू इन एनी मैटर, ओके। सो आई थिंक लास्ट स्लाइड, और अब हमारे पास कोई ऐसे